हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी निधि शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। सुबह के 6:30 बज गए हैं। ये नहीं हुआ किसी से कि एक कप चाय बनाकर दे दे। ठंडी के मौसम में सास को कोई चाय ना पूछे तो क्या फ़ायदा घर में बहू होने का। सुबह के 4 बजे ही उठ जाती हूँ, पर कभी बहू को नहीं उठाती। इतना आराम अगर हमारी सास ने दिया होता तो आज मंदिर में मैं भगवान की जगह उनकी फ़ोटो लगाकर पूजती। उनके जागने से पहले उठती थी और उनके सोने के बाद सोती थी। मजाल है कि बिना पैर दबाए एक दिन भी अपनी सास को सोने देती। पर यहाँ देख लो, अपनी बहू को देर तक सोने की छूट क्या दे रखी है। फिर भी मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। कोई गुस्से वाली दूसरी सास मिलती तब मेरी बहू को पता चलता। परी देवी अपनी बहू नेहा को सुनाते हुए कह रही थी। बगल में बैठे रामपरी देवी के पति कैलाश बाबू बोले, भाग्यवान, एक दिन अगर देर से चाय पी लोगी तो तुम्हारी सुरीली आवाज़ खराब नहीं हो जाएगी। और कौन कहता है तुम्हें 4 बजे उठने के लिए? जग कर भी तुम क्या ही कर लेती हो। बेचारी बहू 5:30 बजे जग कर एक बार चाय दे चुकी है, फिर जब से जगी है तब से बागी ही रहती है। पति को दफ्तर भेजना होता है, बच्चे को संभालना, ऊपर से तुम अपनी फरमाइशें बता देती हो। थोड़ी सहायता ही कर दिया करो। अरे कम से कम पोते को ही पकड़ लिया करो ताकि बेचारी कुछ काम कर सके। पर नहीं, तुम तो बस शिकायत करती रहो। तभी कमरे से नेहा के पति मानव की आवाज़ आई, नेहा, मेरा शेविंग ब्लेड खत्म हो गया है, ज़रा लाकर दो, वरना मुझे दफ्तर जाने में देर हो जाएगी। नेहा भाग भाग कर काम कर रही थी। जैसे ही पति की आवाज़ आई, वो जल्दी से अपनी सास को बोली, मम्मी जी, देवर जी, इन्हें शेविंग ब्लेड दे देती हूँ, फिर आप सबकी दूसरी चाय आपको दे दूँ, चलेगा? अगर इन्हें दफ्तर जाने में लेट हुआ तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। रामपरी देवी बोली, हाँ हाँ, इस घर में हर आदमी अहम है, बस मैं ही यहाँ फालतू बैठी रहती हूँ। तुम तो मुझे खाना भी नहीं दोगी तो भी चलेगा बहू। सास के तानों को सुन वो रुबासी सी हो गई तो कैलेश बाबू बोले, बहू, तुम जाकर उसे शेविंग ब्लेड दे दो, वरना बेकार में वो हल्ला मचाएगा, बाद में चाय दे देना। ससुर जी की सहयोग भरी बातों को सुनकर नेहा भागकर पति को शेविंग ब्लेड दी और वापस रसोई में आ गई। जल्दी जल्दी जैसे ही नेहा रसोई में आई, रामपरी देवी बड़े कड़े शब्दों में तंज कसते हुए बोली, बहू, तुम तो बहुत ही बेशर्म हो गई हो। ससुर घर में हैं, बगल के घर में तुम्हारे बेस ससुर भी रहते हैं, फिर भी सर पर पल्लू तुम्हारा टिकता नहीं है। ना ही ढंग से चलती हो, ना ही कोई काम ढंग से करती हो। इतनी तेज कोई बहू चलती है, लगता है कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो। सास के तानों से नेहा सहम गई और रुवासी मन से अपने कमरे में चली आई। मानव आईने के पास खड़े होकर तैयार हो रहा था और अपनी पूंछ पर ताव दे रहा था। अचानक से उसकी नज़र नेहा पर पड़ी तो बोला, क्या हुआ, क्यों रोनी सूरत बनाई हो? माँ ने फिर से कुछ कह दिया या अपने तर्क से व्यंग्यवाण चलाए क्या? उफ, ये माँ भी ना एकदम से खड़ूस सास जैसी बनती जा रही है। तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दो, उसकी यही खराब आदत है। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। इतना कहकर मानव बाहर नाश्ता करने चला गया और फिर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए। दिन ऐसे ही बीतने लगा। देखते ही देखते 4 साल और बीत गए। अब नेहा का बेटा 7 साल का हो गया और नेहा के देवर की शादी कमाऊ देवरानी रेखा से तय हो गई और शुभ मुहूर्त पर दोनों का विवाह भी हो गया। रेखा सुबह उठकर देवर मुकेश के साथ ऑफिस चली जाती और रात के 7-8 बजे आती। अपने काम काज से वो इतनी थक जाती थी कि कभी भी नेहा के काम में मदद नहीं कर पाती थी। अब बाहर के काम का दबाव भी था, इसीलिए रेखा का गृह कार्य में सहायता करना ना के बराबर था। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा का फौरन जैसा। घर के लोगों की फरमाइशें क्या कम थी? नहीं, बल्कि रेखा भी जब ऑफिस से आती
तो मुकेश के साथ अपनी फरमाइशें आगे कर देती। हाँ भाभी, मेरे लिए भी एक हॉट कॉफ़ी। मानव घर में कलेश नहीं चाहता था, इसीलिए बस शब्दों से पत्नी का साहस बढ़ाता था। पर कैलाश बाबू से ये सब बातें छिपी हुई नहीं थी। एक रोज़ वो रामपरी देवी से बोले, भाग्यवान, तुम अगर बहू की सहायता नहीं कर सकती हो तो छोटी बहू से कहो वो कुछ काम करे, और अगर वो भी कुछ नहीं कर पाती है तो कम से कम कोई कामवाली तो रख लो। ऐसा ना हो कि तुम सबकी चाकरी करते करते एक बहू की बलि चढ़ जाए और तुम्हारा बेटा आगे बढ़कर हाथ खड़ा कर दे और ये कहे कि माँ, अब हमसे ना हो पाएगा, हम अपनी गृहस्थी अलग कर लेते हैं। बताओ फिर क्या करोगी? रामपरी देवी जब कभी रेखा से कुछ काम कहती तो उसका एक ही जवाब होता, मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद कर लीजिए। रेखा मुकेश के पास जाकर बोली, मुझसे ये रसोई का काम नहीं होगा, या तो मैं पैसे कमा सकती हूँ या रसोई संभाल सकती हूँ, बता दो मुझे क्या करना है। रेखा को रोज़ रोज़ ऑफिस जाना पड़ता था और कहीं उसके हिस्से की सहायता उनको ना करनी पड़े, ये सोचकर रामपरी देवी एक दिन नेहा से बोली, बहू ऐसा करो, एक खाना बनाने वाली रख लो जिससे तुम्हारी सहायता हो जाए, साथ ही साथ दोपहर को तुम आराम भी कर लिया करना। सास ने इतनी आत्मीयता से कहा तो नेहा को आश्चर्य हुआ। वो उन्हें आश्चर्य से देखने लगी और सोची, अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे उगा आया, इतना स्नेह और ममता तो मेरे लिए नहीं थी, इनके मन में फिर आज कैसे? नेहा बोली, लेकिन मम्मी जी, खाना बनाने वाली 6,000 लेगी और बर्तन बासन और झाड़ू पोछा का अलग से 4,000 लेती है, तो कुल मिलाकर 10,000 आप देंगी? ये तो नहीं मानेंगे और हमारी आमदनी आपसे छुपी नहीं है। रामपरी देवी एक पल को रुकी, फिर बोली, हाँ हाँ बहू, रख लो। नेहा को सास के बदले स्वभाव पर संदेह हो रहा था कि किचकिच करने वाली ये सास अचानक से ऐसे कैसे बदल गई, और तो और अब मुझको सर पर पल्लू रखने या जल्दी जल्दी चलने के लिए भी नहीं टोकती है और ना ही चाय के लिए भी बार बार कहती है। आखिर बात क्या है? विश्वास नहीं हो रहा। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है। समय बीता। एक दिन नेहा को सच्चाई का पता चला कि मुकेश अपनी माँ से बोला है कि खाना बनाने के लिए एक कामवाली रख लो। रेखा ने घर का काम कभी नहीं किया है, उससे काम नहीं होगा। अरे 1 लाख कमाती है, खाना बनाने वाली का पेमेंट वो कर दिया करेगी और तुम सबके दवा का खर्च भी देगी, और हाँ 10,000 राशन का भी देगी। फिर तो ठीक है। माँ एक बात और, तुम रेखा के पहनावे पर रोक टोक कभी मत करना। वो बड़ी भाभी नहीं है कि तुम्हारी जली कटी बातें सुनकर चुपचाप सहती रहेगी, समझी ना? और जो कभी कुछ भी बना दे, बिना कुछ सवाल जवाब किए खा लेना और उसकी तारीफ कर देना। वो आज की लड़की है और हमसे ज़्यादा कमाती है, समझी ना? मुझे दोबारा तुम्हें समझाने की ज़रूरत ना पड़े। उस दिन तो रामपरी देवी के सुर ही बदले हुए थे। उन्होंने बड़े प्यार से बेटे को कहा, लेकिन बेटा, एक बहू होने के नाते उसे लाज लिहाजा का तो ख्याल रखना ही होगा, यही उसका धर्म है ना। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? एक घर में एक बहू काम करेगी और दूसरी एक गिलास पानी तक भी नहीं उठाएगी, ये तो अन्याय होगा। मुकेश बोला, क्या बात करती हो माँ? सबको आदर देना और ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। लाज लिहाजा स्वभाव में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, पर आपने कभी उनकी कदर नहीं की, हमेशा उनकी अवहेलना की है। भैया भी कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखना कि तुम रेखा को कुछ भी बोलोगी और मैं चुप बैठूंगा। इसीलिए अपने बड़े होने का साक्षात प्रमाण दिखाओ और सबको चैन से जीने दो। मैं बार बार समझाने नहीं आऊँगा, और ज़्यादा परेशानी होगी तो मैं अपने पत्नी को लेकर अलग रहने चला जाऊँगा। अब रेखा कुछ भी कर ले, रामपरी जी कभी उसे एक शब्द नहीं कहती। अब उसे नहीं कहती है तो नेहा को भी कहने का अधिकार वो खो चुकी थी, क्योंकि जहाँ कमाऊ बहू उनके हाथ में पैसा रख देती है,
वहीं नेहा अपने सेवा से कभी पीछे नहीं हटती थी। पैसे और सेवा में कोई तुलना नहीं की जा सकती है, फिर बहुओं में कैसे? रामपरी देवी के रंग ढंग बदल गए और अब उनको बड़ा बेटा बहू लिहाजी लगने लगे। तब नेहा को समझ में आया कि आखिर उनके बदलाव का कारण क्या है। आखिर वो बड़ी बहू के लिए इतना क्यों सोचने लगी? पर नेहा को इस बात का दुख था कि छोटे बेटे ने उनकी बात नहीं मानी। तब उन्हें अपनी बड़ी बहू की ये ममता जागी और उसका दर्द दिखने लगा। काश कि सासू माँ शर्म लिहाज का बोझ उसके सिर पर नहीं डालती, और ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। जब तक कमाऊ बहू नहीं आई, उन्होंने नेहा की कभी कदर नहीं की। जैसे ही छोटे बेटे ने अपना हाथ छुड़ाया, उन्हें बहू बेटे की कदर होने लगी। फिर भी नेहा ने सोचा, सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यही सोचकर उसने मन ही मन में अपनी सास को पिछली बातों के लिए माफ़ कर दिया। नेहा के व्यवहार को देख रेखा के स्वभाव में भी बदलाव आया, और जब उसे नेहा के इतने साल के जीवन जो उसने ससुराल में बिताए थे उसके बारे में जब रेखा को पता चला तो उसको हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, और नेहा उसके लिए एक आदर्श बन गई। अब जब भी उसे समय मिलता वो नेहा का हाथ बटाने की कोशिश करती। ये देखकर रामपरी देवी जी को अपने पुराने व्यवहार के लिए अफसोस हो रहा था। उन्होंने नेहा से जब अपने कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगी तो नेहा ने इतना ही कहा कि बड़े लोगों का हाथ माफ़ी के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, और आपको इस बात का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। कैलाश बाबू को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वहीं अपनी पत्नी के बदलते स्वभाव को देखकर वह बहुत खुश थे। अब हंसी खुशी दोनों बहू बेटे उसी घर में एक दूसरे का सहयोग करते थे और सुख दुख में साथ रहते थे। अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।